everyone, welcome back to my channel. So I am back with another video. In this lecture we are going to study about the dentigerous cyst, very important topic for university examinations as well as for MCQs. So let's begin. Now dentigerous cyst क्या है, बनती कैसे है? Dentigerous cyst basically is associated with an impacted tooth, mostly seen associated with an impacted tooth, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि मैंडिबुलर थर्ड मोलर के साथ जो impacted है उसके साथ associated दिख रहा है. होता क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम एंड जो इम्पैक्टेड टूथ का क्राउन है उनके बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द डेंटिजरस सिस्ट. सो यू सी एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, okay, you see accumulation of fluid, that is the formation of cyst between reduced enamel epithelium and the crown of an impacted tooth, mostly seen between 2nd to 4th decade of life. Incidence कहाँ सबसे ज्यादा दिखता है? मैंडिबुलर थर्ड मोलर, then maxillary canine, then maxillary third molar and then mandibular second premolar. Now which all are the conditions जहाँ पे आपको multiple dentigerous cysts देखने को मिलती हैं? This is not very important for university exams but ये important है MCQs के लिए. The first condition is cleidocranial dysplasia जो हम आगे पढ़ेंगे बोन वाले चैप्टर में. For now, just remember the names. And the second is Marotox-Lamy syndrome, which is also known as MPS 6, called mucopolysaccharidosis type 6. ये जो सिंड्रोम है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इसमें एक एंजाइम डेफिशिएंट रहता है. कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? दैट इज एक्राइल सल्फेट बी. दिस इज डेफिशिएंट इन दिस सिंड्रोम. इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये एक पिक्चर अटैच करी है इस सिंड्रोम की जहां पे आप देख रहे हो ड्वार्फ पेशेंट है, कोर्स फेशियल फीचर्स, कॉर्नियल क्लाउडिंग एंड स्केलेटल एबनॉर्मैलिटी. इतना याद नहीं रहता तो जस्ट रिमेंबर मैरोटॉक्स-लामी सिंड्रोम कॉल्ड MPS 6 is due to the deficiency of acryl sulfate B enzyme. Now moving ahead with the variants of the dentigerous cyst. जब आप रेडियोग्राफ पे देखते हो तो आपको रेडियोल्यूसेंट लीजन दिखता है. अब वो रेडियोल्यूसेंट लीजन कैसा हो सकता है? वो 3 तरह का हो सकता है. दैट इज द रेडियोग्राफिक वेरिएंट्स और टाइप्स ऑफ द dentigerous cyst. The first variety you can see is the central type. So in central type you see this is a radiolucent lesion आपको दिखेगा रेडियोग्राफ में, जहां पे जो आपका सिस्ट है वो आपके क्राउन पार्ट ऑफ द टीथ को पूरी तरह एंक्लोज कर रहा है. ओके, यू कैन सी इस तरीके से एनसर्कल कर रहा है क्राउन पार्ट को, यानी जो क्राउन है वो आपका एकदम सेंट्रली लोकेटेड है. सो दिस इज द सेंट्रल वेराइटी ऑफ द डेंटिजरस सिस्ट. ओके, द सेकेंड इज द लेटरल वेराइटी. यहाँ पे देख के ही समझ आ रहा है कि ये जो रेडियोल्यूसेंट लीजन है, ये जो सिस्ट है, ये लेटरली लोकेटेड है इस क्राउन के. ओके, क्राउन और सिस्ट एक दूसरे के लेटरली लोकेटेड है. सो द क्राउन इज लोकेटेड लेटरल टू द सिस्टिक कैविटी, एक साइड पे लोकेटेड है. दैट इज द लेटरल टाइप. एंड द थर्ड वन इज द सर्कमफेरेंशियल टाइप. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी सिस्टिक कैविटी है वो दांत को पूरी तरह से एनसर्कल कर रही है, पूरी तरीके से एनसर्कल कर रही है. सो दिस इज द सर्कमफेरेंशियल टाइप. सो वी स्टडीड 3 रेडियोग्राफिक टाइप्स ऑफ द डेंटिजरस सिस्ट. द फर्स्ट इज द सेंट्रल वेराइटी, the second is the lateral variety and the third is the circumferential variety. Now important point, जो dentigerous cyst की lining है वो CEJ cemento enamel junction से हमेशा attached रहती है. This is important point. Now let's come to the very important part, the histopathology of dentigerous cyst. इस हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए हमको ये डायग्राम ध्यान में रखनी है. यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द एपिथेलियम. ये पूरी आपकी एपिथेलियम लाइनिंग है. जो एपिथेलियम है वो 2 से 4 सेल लेयर थिक रहती है. दिस इज 2 to 4 सेल लेयर थिक. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. एंड दिस इज नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. यहाँ पे आप देख रहे हो कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो इंटरफेस है वो फ्लैट है, कोई रेटे रिजेस नहीं है. यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, सो दिस इज योर एपिथेलियम, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे इनके बीच में जो इंटरफेस है वो फ्लैट है, कोई रेटे रिजेस नहीं दिखने में आती है. सो दिस इज हिस्टोपैथोलॉजी. नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ, it has the potential to grow large
and it can cause complete hollowing of the mandible, reaching the condyle of the mandible. So this has a potential to turn into very huge cyst. It can even cause the hollowing of mandible, including the condyle of mandible. Okay. Next point, it has the capacity, it can transform to form ameloblastoma, which is a benign condition, which is a benign tumor, जो हम आगे पढ़ेंगे ट्यूमर वाले चैप्टर में. It can form squamous cell carcinoma, जो कि एक malignant condition है, ये भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. और it can form mucoepidermoid carcinoma, MEC, ये भी एक malignant condition है. So the dentigerous cyst has the potential to transform into ameloblastoma, squamous cell carcinoma and mucoepidermoid carcinoma. Now what is the treatment of this dentigerous cyst? See, if the size of dentigerous cyst is small, you can enucleate that. But if the size of the cyst is large, you do marsupialization followed by enucleation. Okay. एंड इन केस आपके पास मल्टीपल सिस्ट्स हैं, डेंटिजरस सिस्ट्स हैं, यू कैन गो फॉर रिसेक्शन बट रेयरली. द नेक्स्ट वन इज eruption cyst. Eruption cyst is nothing, it is just the extra osseous counterpart or you can say soft tissue counterpart of the dentigerous cyst. जो हमने dentigerous cyst पढ़ी उसी का एक soft tissue, एक peripheral या extra osseous काउंटर पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इरप्शन सिस्ट. यहाँ पे आपको दिख रही है इरप्शन सिस्ट, राइट. समटाइम्स यू कैन सी कि ये ब्लड से भरा हुआ हो सकता है, दैट टाइम इट इज नोन एज इरप्शन हेमेटोमा. ओके. एंड अगर पूछा जाए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, देन इट इज वेरी सिंपल, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. एक बार एसोसिएटेड दांत इरप्ट हो जाता है, दिस इज गोइंग टू हील ऑन इट्स ओन. सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.